नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्यपुस्तिका भाग 2 का पाठ 2, जिसका पाठ यहाँ पर 3, जिसका नाम हमारे पाठ का है यहाँ पर ये जो चैप्टर हमारा है इसमें 2 कविताएं आपकी दी गई हैं और 2 कविताओं का भावार्थ हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं अपनी कॉपी में। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि हम भावार्थ को पहले ही समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा काम है कि हम इसका भावार्थ लिखें, इसकी व्याख्या लिखेंगे, इसका प्रसंग लिखेंगे और साथ ही साथ पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी 2 कविताएं यहाँ पर दी गई हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। जो दोनों कविताएं हैं इसमें से हमने यहाँ पर अपनी जो पहली कविता है इसका सार और साथ ही प्रतिपाद्य विषय हमने यहाँ पर जान लिया था। और उसके बाद हमने यहाँ पर पाठ के पहले जो पहला पद था, कविता का पहला स्टैंजा था, उसका हमने यहाँ पर भावार्थ और व्याख्या भी पढ़ ली थी। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो चिड़िया की उड़ान है वो सीमित है। चिड़िया की उड़ान कैसी है? सीमित है। लेकिन कविता की जो उड़ान है वो असीमित है, क्योंकि कविता की उड़ान किसकी उड़ान है? कविता की उड़ान है भावनाओं की उड़ान, कविता की उड़ान है कल्पना की उड़ान। तो इसीलिए कवि कविता की उड़ान को यहाँ पर अनंत मानते हैं, असीमित मानते हैं। और उसके लिए आगे यहाँ पर उन्होंने इस कविता का जो पहली हमने यहाँ पर व्याख्या पढ़ी थी, कुछ विशेष चीजें इसमें बताई हैं कि कविताओं की सबसे पहले यहाँ पर अपार संभावनाएं बताई हैं। कविता की अपार संभावनाओं को यहाँ पर बताया है। और दूसरा सरल व सहज खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया है। चिड़िया क्या जाने, इसमें प्रश्नालंकार है। और कविता में कविता का एक मानवीयकरण किया गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जब भी आप, क्योंकि अभी आप क्लास 12th में हैं और आपके जब आप क्लास 12th में होते हैं तो पहले तो कुछ आपके प्रश्न कविता से जुड़े हुए आते हैं, उसके बाद आपका एक पठित काव्यांश या पठित गद्यांश आपका आता है। तो अगर आपका इस तरह का काव्यांश आता है तो उसमें इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने में पंक्ति का भाव बताइए। और कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है? कविता की उड़ान व चिड़ियों की उड़ान में क्या अंतर है? कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है? तो इस तरह से इन सभी बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ पर देने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने में, उसका भाव बताना है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि चिड़िया को उड़ते देखकर कवि के मन में भी ऊंची ऊंची कल्पनाएं उड़ान भरने लगती है। और कवि कहते हैं कि चिड़ियाओं की उड़ान तो सीमित है, लेकिन कविता की जो उड़ान है वो असीमित है। और वो रचना करते समय अपनी कल्पना की उड़ान भरता है, अपनी भावनाओं की उड़ान को भरता है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, कविता कहाँ कहाँ उड़ती है? कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक बाह्य रूप में उड़ान भरती है और एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है, एक जगह से दूसरे जगह तक उड़ सकती है, एक सदी से दूसरी सदी तक उड़ सकती है, क्योंकि वो कल्पनाओं की उड़ान है, वो भावनाओं की उड़ान है, एक मन से दूसरे मन पर उड़ सकती है। तो बहुत सारी जगहों पर कविता उड़ सकती है। आगे अगला प्रश्न है, चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में क्या अंतर है? तो चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है, वो एक आकाश के निश्चित एक शोर तक जाती है और जो
जो कविताओं की उड़ान होती है वो बहुत ज्यादा व्यापक होती है। चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान है वो आकाश तक ही सीमित है, आंगन तक ही सीमित है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाली तक ही सीमित है, या घर के अंदर या घर के बाहर तक ही सीमित है। लेकिन कविता की उड़ान तो एक सदी से दूसरी सदी तक लेकर जाती है। कविता के पंख लगाकर कौन उड़ सकता है? तो कविता के पंख लगाकर कवि उड़ सकते हैं। इसके सहारे वो मानव मन, समाज की भावनाओं, इन सभी बातों को अभिव्यक्त कर देते हैं। आगे, कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इस घर उस घर बिना मुरझाए, महकने के माने फूल क्या जाने। तो यहाँ पर माने तो अर्थात आप पहले ही बता दिया है, माने का अर्थ होता है मीनिंग यानी कि अर्थ, और महकना यानी कि सुगंध बिखेरना। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ये जो पद्यांश है इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल इसी तरह से इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं, जो चिड़िया से लेकर फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। और कवि का मानना ये है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। जो जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले सेशन में एक्सप्लेन किया था कि अगर आप लोगों के अंदर रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, तो आपको कोई भी आपको बांध नहीं सकता। आप हमेशा एक जैसा काम करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। आप नई चीजें उसके अंदर ला सकते हैं, नए आप इनोवेशंस कर सकते हैं, नई चीजें आप कर सकते हैं। तो जो ये रचनात्मक ऊर्जा होती है उस पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। तो व्याख्या इसकी इस तरह से है कि कवि कहते हैं, कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाते हैं। उनके मन में भी कविता का फूल विकसित होने लगता है, क्योंकि फूल से कविता में रंग और भाव आते हैं। लेकिन कवि यहाँ पर कहते हैं कि फूल कुछ नहीं जानते कविता के खिलने के बारे में, क्योंकि फूलों का तो एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित टाइम के बाद वो मुरझा जाते हैं। उनकी जो फ्रेगनेंस होती है, उनकी जो खुशबू होती है, वो भी समाप्त हो जाती है एक समय के बाद। कुछ समय के लिए ही खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। और परंतु कविता बिना मुरझाए, बिना सूखे लोगों के मनों में व्याप्त रहती है। तो इस बात को फूल नहीं समझ सकते। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने इस तरह की बात यहाँ पर की है। तो विशेष बातें इसमें क्या है वो आप लिख सकते हैं। बहुत ही एक पंक्ति जो सरल हमेशा है कि सरल व सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। और मुरझाए महकने की में अनुप्रास अलंकार है, फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, शांत रस की बात की गई है, मुक्त छंद है। तो अगर ये आपका यहाँ पर ये आपका पद्यांश या ये आपका काव्यांश आता है एग्जाम में, तो कुछ इस तरह के प्रश्न बनते हैं। कविता का खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों? तो देखिए, कविता फूलों के बहाने खिलना है क्योंकि फूल को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। उसके मन में कविता की भांति फूलों की भांति एक कविता विकसित होने लगती है। अगला प्रश्न है, कविता रचने और फूल के खिलने में क्या साम्यता है, क्या समानता है? देखिए, जिस प्रकार फूल पराग, मधु, सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता भी मन के भावों को लेकर रची जाती है, जिसमें प्रेम होता है, दुख होता है और बहुत सारी चीजें उसमें, वियोग होता है, विरह होती है। तो उन सारे भावों को लेकर ये कविता रची जाती है। तो इस तरह से कवि ने कहा ये जो समताएं हैं ये दोनों में है। बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है? बिना मुरझाए
कविता हर जगह महकती है और अपनी खुशबू, अपनी सुगंध, अपने भाव अनंत काल तक लोगों को फैलाती है। तो इस तरह से अगला प्रश्न है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इस पंक्ति से कवि का क्या आश्रय है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से उत्तर देना है कि इस पंक्ति का आश्रय है क्योंकि फूलों के खिलने व मुरझाने की एक निश्चित सीमा है, लेकिन कविता शाश्वत है, उसका फूलों से अधिक महत्व है। इसीलिए फूलों का खिलना भला, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, क्योंकि फूल एक निश्चित समय तक के लिए रहते हैं और कविता अनंत काल तक के लिए लोगों के दिलों में रहती है। तो इस तरह से ये स्टैंजा हमारा पद कंप्लीट होता है। अगला, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। साथ के साथ नोट डाउन करेंगे सभी। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप चैट के माध्यम से या डायरेक्टली क्लास में हैंड रेज करके, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं। और क्योंकि ये आपको रिटन में मैं यहाँ पर व्याख्या या भावार्थ दिखा रही हूँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, तो आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने पहले भी बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, वो अगर स्वयं से करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है तो आप साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो अब बिल्कुल सेम प्रसंग उसी प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। तो देखिए एक चीज, जब भी आपको काव्यांश दिया जाता है, कोई भी आपको पठित पद दिया जाता है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा, आपको कविता और कवि का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। पाठ का प्रतिपाद्य विषय आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा से ही, आप सैंपल पेपर देखेंगे लास्ट में, जब हम सैंपल पेपर्स को सॉल्व करेंगे लास्ट ईयर्स के पिछले कुछ, तो उनमें आप देखेंगे कि जो भी आपका काव्यांश या पद्यांश आया हुआ है पठित, तो उसमें आपको पाठ और पाठ के कवि का नाम, लेखक का नाम आपने लिखना है। प्रश्न हमेशा आपका ये 2 से 3 नंबर का ये प्रश्न रहता है, तो बिल्कुल भी लापरवाही आप इसमें नहीं करेंगे। कविता के साथ कवि का नाम, कवि का जीवन परिचय और ये सारी चीजें आपने याद यहाँ पर करनी है। तो इसीलिए आप बिल्कुल, अगर आप प्रसंग याद कर लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। और बिल्कुल सेम इसमें आप वही लिखेंगे कि कविता में कवि कविता की यात्रा के विषय में बात कर रहे हैं, जो यात्रा चिड़िया से लेकर, फूलों से लेकर बच्चों तक की यात्रा है। ठीक है, ये प्रसंग है। फिर व्याख्या, यानी कि जो भी आपको समझ में आया उस कविता से व्याख्या करेंगे आप। कविता में बच्चों के खेल, कविता में कवि बच्चों को खेल के समान मानता है, बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी, किसी भी तरह से, किसी भी जगह पर खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए भी कविता शब्दों की क्रीड़ा है, शब्दों के साथ किया गया खेल है। वह बच्चों की तरह खेल कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाती है और वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। और दूसरा, यहाँ पर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो बच्चों के लिए सभी घर समान होते हैं। जब हमने भावार्थ यहाँ पर पढ़ा था, जब हमने कविता पढ़ी थी, तभी मैंने आप लोगों को ये क्लियर किया था कि बच्चे निश्चल होते हैं, बच्चे निस्वार्थ होते हैं, उनके मन में किसी के लिए कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई छल नहीं होता। वो किसी मोटिव से, किसी उद्देश्य से किसी काम को नहीं करते कि अगर मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। वो निश्चल होते हैं, निस्वार्थ होते हैं।
तो उनके लिए सभी घर समान है। वो कभी भी ऊंच नीच का भेद नहीं करते, अपने पराये का भेद नहीं करते। जब वो खेलते हैं तब तो बिल्कुल खास तौर पर। इसी तरह कभी भी अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है, और वो भी बच्चों की तरह बेपरवाह है, क्योंकि उनको भी पता है कि कविता पर कोई भी बंधन लागू नहीं होते। कविता, क्योंकि कविता तो भावों से बनी है, कविता तो कल्पनाओं से बनी है, और ये किसी को भी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये निश्चित जाति के लिए बनाई गई है, ये सिर्फ अपनों के पढ़ने के लिए बनाई गई है, या ये सिर्फ मेरे परिवार के लिए है, मेरे घर के लिए है, मेरे रिलेटिव्स के लिए है, मेरे फ्रेंड्स के लिए है, इसको सिर्फ मेरे फ्रेंड्स ही पढ़ेंगे, तो उस पर कोई बंधन लागू नहीं होता। इसी तरह से जिस तरह से बच्चों में कोई बंधन लागू नहीं होता, बच्चे सभी के लिए समान है और बच्चों के लिए सभी घर समान है, तो कविता के लिए भी संसार का कोई व्यक्ति अपना पराया नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, जाति पाति का भेदभाव नहीं है। इस तरह से बिल्कुल आप विशेष यहाँ पर बताएंगे, कविता की रचनात्मकता, व्यापकता को प्रकट किया गया है, बच्चों और कवियों में समानता दर्शाई गई है, बच्चा ही जाने में बाल मन की सरलता अभिव्यक्त की गई है। बच्चा ही जाने यानी कि बच्चा क्या सोचता है ये बच्चा ही जाने, तो इसमें बाल मन की अभिव्यक्ति की है कि कितना सरल होता है बाल मन, कितना सच्चा होता है, कितना निश्चल होता है, कितना निस्वार्थ होता है, और बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है, साहित्यिक खड़ी बोली है, और मुक्त छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इस तरह से कुछ विशेष हमने यहाँ पर इस पद के बारे में बताया। अब इस पद से जुड़े हुए प्रश्न। पहला प्रश्न, कविता को क्या संज्ञा दी गई है? कविता को क्या संज्ञा दी गई है? तो इस पद में कविता को खेल की संज्ञा दी है, जिसमें लेखक, जिसमें कवि शब्दों के साथ खेलकर, जिस प्रकार खेल का उद्देश्य होता है कि वो लोगों को मनोरंजन दे, लोगों को आत्म संतुष्टि दे, तो उसी प्रकार कविता के माध्यम से भी जो शब्दों के माध्यम से, कविता में शब्दों के माध्यम से तथा रचनाकार को संतुष्टि प्रदान करती है, और साथ ही साथ लोगों को मनोरंजन भी देती है, लोगों को सुख भी देती है, लोगों को शांति भी देती है। अगला प्रश्न है, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? देखिए, बच्चे कहीं भी खेलने लगते हैं, बच्चे कभी भी खेलने लगते हैं, और इस तरह कविता कहीं भी प्रकट हो जाती है, और दोनों ही कभी भी बंधन नहीं स्वीकार करते। देखिए, आप अगर बच्चों को कहेंगे ना, आपके आसपास में आप बच्चों को कहते हैं कि बच्चे उनके घर नहीं जाना है, तो बच्चा जानबूझ के वहां पर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि आखिर ऐसा क्या है कि हमें उनके घर नहीं जाना है, क्योंकि उसको दिल से, उसके अंदर कोई ऐसा बैर किसी के लिए, कोई स्वार्थ, कोई छल, कोई कपट उसके अंदर नहीं है, वो निस्वार्थ है, वो सच्चा है। कहा ना, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बहुत ज्यादा मन के सच्चे होते हैं, साफ होते हैं, तो वो कहीं भी किसी के साथ भी खेलने लगते हैं। और इसी तरह से जो ये कविता है, ये कहीं पर भी प्रकट हो सकती है। कवि जो होते हैं, जो बड़े बड़े कवि होते हैं, अगर वो नदी के किनारे बैठे हैं तो उनकी कविता वहीं से शुरू हो जाती है। अगर वो किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं, तो उनकी कविता वहीं से शुरू हो जाती है। और अगर वो किसी खेत में बैठे हैं, वहां पर वो उगती हुई फसल को देख रहे हैं, तो उनकी कविता वहीं पर शुरू हो जाती है। कहीं पहाड़ को देख रहे हैं तो उनकी कविता वहीं पर शुरू हो जाती है, नदियों को देख रहे हैं तो उनकी कविता वहीं पर शुरू हो जाती है। तो इस तरह से कविता और बच्चे कभी भी बंधन को स्वीकार नहीं करते। इस तरह से अगला प्रश्न है, कविता में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? तो कविता की विशेषताएं हैं कि ये सर्वव्यापक है, ठीक है, सबसे पहली विशेषता। अगली है कि इसमें रचनात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। आप जितना ज्यादा शब्दों को घुमाएंगे फिराएंगे, शब्दों का खेल, कहते हैं ना, कविता और कुछ नहीं, शब्दों का खेल है।
ठीक है, तो ये शब्दों का खेल आप जितनी सुंदर आप इस रचना को करेंगे, इतनी रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को जितना ज्यादा आप क्लियर करेंगे, उतनी ज्यादा ये अच्छी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। और दूसरा कहा है कि कविता खेल के समान होती है। तो ये 3 यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं कविता की। अगला है, बच्चा कौन सा बहाना जानता है? बच्चा सभी घरों को समान करने का बहाना जानता है। उसको पता है कि सारे घर समान हैं, किसी में कोई भी अपना पराया यहाँ पर नहीं है। अगला, हमारी कविता पहली वाली कंप्लीट हो चुकी है। अगली कविता को हम शुरू करेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट पुलट को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो बिल्कुल उसी तरह से सेम आपने सारी चीजें करनी है। सबसे पहले सीधी यानी कि सरल या सहज, चक्कर यानी कि कारण या प्रभाव, टेढ़ा फंसना यानी कि बुरा फंसना, पेचीदा यानी कि मुश्किल या कठिन। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। प्रसंग आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, केवल कविता का नाम आपका चेंज होगा और जो बात कविता में कही गई है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में भाषा की सहजता की बात की गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार करने के चक्कर में भाषा दुरूह हो जाती है, भाषा खराब हो जाती है, भाषा बेकार हो जाती है। इस तरह से आगे व्याख्या में कवि कहते हैं कि वह अपने भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, सरल रूप से अपनी बात को रखना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसने देखा कि अरे समाज की ने तो अपनी प्रकृति बदल ली है। तो उसने सोचा कि मैं आप अपनी बात को थोड़ा और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करूं, अपनी बात को इफेक्टिव बनाऊं, और उसने उसके लिए बहुत सारी कोशिशें की। पर भाषा के चक्कर में ये भावों की जो सहजता थी, जो आसान शब्दों में कही जाने वाली बात थी, उसकी सहजता नष्ट हो गई। और कहते हैं कि मूल बात को कहने के लिए मैंने शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को बदला, उनमें हेर फेर किया, उनमें उलट पुलट किया, फिर भी कोशिश की कि उसका ये प्रयोग से उसका काम बन जाए और भाषा का उलटफेर के जंजाल से वह मुक्त हो जाए। परंतु कवि को इस पर सफलता नहीं मिली और उसके साथ साथ ही उसकी भाषा और जो कथ्य था वो और भी ज्यादा जटिल होता गया, और भी ज्यादा समझ से परे होता चला गया। तो इस तरह से हमने भावार्थ पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी मैं आपको रिटर्न में ये सब चीजें दे रही हूँ, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इसमें विशेष क्या है, कवि ने भाषा की जटिलता को पर कटाक्ष किया है, सरल, सहज और साहित्यिक खड़ी बोली है। यहाँ पर टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है और बहुत सारी चीजें इसमें हैं। अगला है यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको कोई आपके किसी काव्यांश से कोई प्रश्न आता है तो उसके इस तरह से प्रश्न वहां पर बनते हैं। तो भाषा के चक्कर का तात्पर्य क्या है? देखिए, भाषा के चक्कर का तात्पर्य है कि भाषा को जबरदस्ती अलंकृत करना, जानबूझकर भाषा को बीच में लाना, अलंकारों को बढ़ाना, रस को बढ़ाना, छंद को बढ़ाना या तुकबंदी करना। तो बहुत सारे इस तरह के उल्टे सीधे काम भाषा के साथ करना, उसको प्रभावी बनाने के लिए। तो भाषा के चक्कर से तात्पर्य यहाँ पर ये है। अगला हमारा प्रश्न है इसमें, कवि अपनी बात के बारे में क्या बताते हैं? पहला प्रश्न हमने कर लिया। अगला प्रश्न है, कवि अपनी बात के बारे में क्या बताते हैं? तो कवि अपनी बात के बारे में बताते हैं कि उनकी बात तो बहुत ज्यादा साधारण थी, लेकिन भाषा के चक्कर में आकर वो उलझकर जटिल हो गई। आगे, कवि बात को पाने के चक्कर में क्या क्या करता है? वो भाषा को घुमाते हैं, फिराते हैं, उलटते हैं, पलटते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और इसके फलस्वरूप बात और भी पेचीदा होती चली जाती है।
कवि की असफलता का कारण क्या है? कवि ने अपनी बात को कहने के लिए जटिल व अलंकारिक बनाने की प्रयास किया भाषा को, और इस कारण वो अपनी भाषा की सहजता को, सरलता को खो दिया उन्होंने, और उनकी बात और भी पेचीदा होती चली गई, और यही उनकी असफलता का कारण बन गया। अगला है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला गया। क्यों? इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की तमाशबाजी। तो बिल्कुल ये आप जो शब्दार्थ है, मुश्किल अर्थात कठिन, धैर्य अर्थात धीरज, पेंच ऐसी कील जिसके आधे भाग में चूड़ी बनी होती है, या उलझन, बेहतर यानी कि बुरी तरह, करतब यानी कि चमत्कार, तमाशबान, तमाशबीन यानी कि तमाशा देखने वाले, शाबाशी उनकी प्रशंसा या प्रोत्साहन। तो इस तरह से बिल्कुल आप इसका प्रसंग लिखेंगे, बार बार इस प्रसंग को रिपीट नहीं किया जाएगा। आप व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे। कवि कहते हैं कि जब उनकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या से ध्यान से नहीं समझा, क्योंकि वो हल ढूंढने के बजाय वो आगे और ज्यादा शब्द जाल में फंसते चले गए। बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा हो गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसते गए, और इससे भाषा और ज्यादा कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन ये जो प्रशंसा है, अगर आप कुछ गलत करने पर अगर आपको प्रशंसा मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है, तो ये बहुत गलत है। तो इस तरह से लोग उनको ही प्रशंसा कर रहे थे, उनका प्रोत्साहन कर रहे थे। तो यहाँ पर विशेष क्या है वो आप स्वयं से लिखेंगे, और कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, उन्हें भी आप स्वयं से करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले लास्ट अपने पद की तरफ। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हारकर मैंने उससे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से उसमें न तो कसाव था, और बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो देखिए, जोर यानी कि बल, चूड़ी मरना यानी कि पेच कसने के लिए बनी हुई चूड़ी का नष्ट होना, अर्थात कथ्य के मुख्य भाव का समाप्त हो जाना। यहाँ पर कविता के अनुसार कथ्य के मुख्य भाव का समाप्त हो जाना, जो मेन इफेक्ट है वो समाप्त हो जाना। कसाव, खिंचाव या गहराई, सहूलियत यानी कि सहजता, बरतना यानी कि व्यवहार में लाना। तो प्रसंग आप स्वयं से लिखेंगे। व्याख्या हमने पहले भी एक्सप्लेन की है, एक बार फिर से कर देते हैं कि यहाँ पर कवि अपनी बात को कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगे थे, और उससे परिणाम ये हुआ कि जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं, यानी कि उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वो उन्हीं बनावटीपन में खोकर रह गई। उसकी अभिव्यक्ति समाप्त हो गई। अंत में कवि अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया और उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया, जैसे पेच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? ऐसी स्थिति में कवि की जो बाहरी अभिव्यक्ति है वो तो कविता जैसी लगी, लेकिन उनमें भावों की कोई भी गहराई नहीं थी, शब्दों में कोई ताकत नहीं थी, कविता प्रभावहीन हो चुकी थी, और अब वो अपनी बात को स्पष्ट भी नहीं कर पा रहे थे उस कविता की भांति। और कविता में जो शब्द थे वो शरारती बच्चे के समान कवि से पूछ रहे थे कि क्या तुमने कभी भाषा की सरलता, सहजता और सुविधा का प्रयोग करना नहीं सीखा? तो इस तरह से क्या विशेष है इसमें, ये आप करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आप करेंगे। अब हम आते हैं पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर पर। तो देखिए, पहला प्रश्न ही काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी हमने ये सारे यहाँ पर सॉल्व किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा टफ है या कठिन है। अगला प्रश्न भी सेम है, आपको काव्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला यहाँ पर दूसरा जो हमारा कविता है दूसरी, उसमें भी सेम, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आप
भावार्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पर पाठ्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का हल है। इस कविता के बहाने कवि बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। एक प्रश्न को कम से कम 4 से 5 बार हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो हमारा ये जो प्रश्न है काफी सरल है, बहुत ज्यादा इजी है और मैं आशा करती हूँ कि आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर किसी को परेशानी है, दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो अभी सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप फटाफट नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से हर बार कहती हूँ कि साथ के साथ आपने नोट डाउन करना है। कोई चीजें अगर आपको लिखाई जा रही है तो आपने उसको साथ के साथ नोट डाउन करना है, ज्यादा समय आपने नहीं लेना है। और फिर भी अगर आपका कुछ शेष रह जाता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने से क्या संबंध बनता है? देखिए, उड़ने और खिलने से सीधा संबंध बनता है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के जाती है। कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे उड़ लेती है और ये एक काल तक की सीमा को लांघ लेती है, यानी कि बहुत सारे समय बीतने के बाद भी ये जीवित रहती है। इसी तरह से कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता व गंध से समाज को प्रसन्न रखता है। कविता अपने मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग देती है और उसकी खुशबू सनातन है। वो हर युग में मानव को आनंद देती है, हर युग में मनुष्य को प्रोत्साहन देती है, हर युग में मनुष्य को एक नया उत्साह देती है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। कविता और बच्चे में समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए बच्चे, एक प्रश्न को कई बार हम यहाँ पर रिपीट कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही इजी है और मुझे लगता है कि आप सभी को एक बार इन प्रश्नों को स्वयं से करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपको ये सारे प्रश्न या ये जो चैप्टर है ये क्लियर हो पाएगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमें बता सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमारा ये 3rd चैप्टर आरोह पाठ्य पुस्तिका का कंप्लीट हो चुका है। इसमें दी गई दोनों कविताएं हमने पढ़ ली और लगभग 2 से 3 बार यहाँ पर भावार्थ रिपीट हो चुका है और अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत या परेशानी इस चैप्टर को समझने में आने वाली है। पाठ से जुड़े हुए काफी प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग पदों से जुड़े हुए प्रश्न भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और पाठ्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्न भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर आपने भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखा है, नोट डाउन किया है, समझा है ध्यानपूर्वक, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप अपने डाउट्स को, अपनी परेशानियों को, अपने प्रश्नों को चैट के माध्यम से हैंड रेज करके, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके या डायरेक्टली चैट के माध्यम से अपने प्रश्नों को, अपने समस्याओं को हमें भेज सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।